हे गाइस, दिस इज अपर्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका अच्छा खासा वेटेज भी है आपके 10th बोर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पर। इवोल्यूशन आपको बुक से बहुत सारा पोर्शन इसमें डिलीटेड है, कंप्लीट नहीं पढ़ना है। तो जो गाइडलाइन सीबीएसई के द्वारा जारी की गई है उसमें कितना इस चैप्टर का जो मेंशन किया गया है उतना ही हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे टॉपिक वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेरिडिटी को जानने से पहले जानेंगे अबाउट समथिंग रिगार्डिंग वेरिएशन। वेरिएशंस के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और वेरिएशन में क्या चेंजेज आते हैं एक पेरेंट सेल से अपनी ऑफस्प्रिंग सेल में। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। वेरिएशन प्रोवाइड्स टू मेन फीचर्स। फर्स्ट इज अ कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन। जो पेरेंट की बेसिक डिज़ाइन होगी, सपोज करिए ये एक कोई पेरेंट सेल है, दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग अ पेरेंट सेल। अब इस पेरेंट सेल की जो बॉडी डिज़ाइन है, इस पेरेंट सेल ने असेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, तो यहाँ से एक पेरेंट सेल से दो न्यू सेल्स बनी, दिस वन और दिस वन। अब आप देख सकते हैं इनका जो बॉडी डिज़ाइन है बेसिकली सेम टू सेम है आपके ये न्यू ऑफस्प्रिंग्स में। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट पेरेंट सेल ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की गई है, बट ये जो न्यू डॉटर सेल बनी है इसका ये जो अपर पोर्शन है ये रेड दिखाई दे रहा है। यानी कि इस पेरेंट सेल की जो बॉडी डिज़ाइन है इसके साथ एग्जैक्टली सेम है, बट इसके साथ कुछ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाई दिए हैं जिन्हें आप कहते हैं वेरिएशंस। सेम ऐसे ही इस डॉटर सेल में जो इसका बॉडी डिज़ाइन है वो सेम टू सेम है, बट इसके पास भी कुछ वेरिएशंस है। यहाँ पर ये ब्लू कलर था और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन कलर, और न्यू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर वेरिएशन को। यानी कि ये एग्जैक्ट अपने पेरेंट से आइडेंटिकल होते हुए भी इनके पास कुछ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हुए हैं। सो आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? स्लाइड चेंजेस दैट इज नोन एज वेरिएशन। अपने पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग में कुछ नए स्ट्रक्चर्स दिखाई दे सकते हैं, कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो सकते हैं जिन्हें आप वेरिएशन कहते हैं। सो द कंक्लूजन इज व्हेन द न्यू जनरेशन विल रिप्रोड्यूस इट विल पास वेरिएशंस ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंड न्यू वेरिएशंस अलॉन्ग विथ कॉमन बेसिक डिजाइन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब देखिए यहाँ पर एक पेरेंट सेल ये आपकी मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन थी, ये सेकेंड जनरेशन। अब ये सेकेंड जनरेशन जब ब्रीड करेगी, आगे अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाएगी, तो यहाँ देखिए इसका जो बॉडी डिज़ाइन था एग्जैक्टली इसकी भी ऑफस्प्रिंग की बॉडी डिज़ाइन सेम है, बट यहाँ पर भी कुछ वेरिएशंस है। आप देख सकते हैं इसकी जो ये आर्म है, लेफ्ट आर्म, यहाँ पर ब्लू थी और यहाँ पर ये वाइट दिख रही है। सेम ऐसे ही इसकी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में यहाँ इसकी जो राइट आर्म है ब्लू थी, बट यहाँ पर पिंक कलर से रिप्रेजेंट की गई है। मतलब बॉडी डिज़ाइन सेम होने के बाद भी इसमें कुछ ना कुछ नए कैरेक्टर्स आए हैं। सेम विद द अनदर डॉटर सेल। इसके पेरेंट सेल का कलर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्लू से शो किया गया है, यहाँ पर ग्रीन था, तो इसमें ये ग्रीन कैरेक्टर एज इट इज़ आए हुए हैं पेरेंट सेल से, बट इसका जो मेन बॉडी फ्रेम था इसमें ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नए आ गए हैं। तो ये भी बॉडी डिज़ाइन सेम होने के साथ कुछ नए कैरेक्टर्स को लिए हुए है। सो ये कहता है व्हेन दिस न्यू जनरेशन विल रिप्रोड्यूस, मतलब एक जनरेशन से यहाँ पे एक सेल बनी, अब ये जब नई जनरेशन फिर से रिप्रोड्यूस करेगी, यानी ये वाला टर्म आएगा, ये सारे रिप्रोड्यूस होंगे, तब कहता है ये इट विल पास वेरिएशंस ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंड न्यू वेरिएशंस अलॉन्ग विद द कॉमन बेसिक डिज़ाइन। इसकी जो कॉमन बेसिक डिज़ाइन है वो तो पास करेंगे ही अपने ऑफस्प्रिंग में, जो अपने पेरेंट सेल से इसमें वेरिएशन आए थे, देखिए ये भी यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, मैं यहाँ कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएँ। जैसे देखिए इस सेल से ये वेरिएशन आया था, ये रेड कलर यहाँ ट्रांसफ़र हुआ ही है इसके नए जनरेशन में। इसका जो सेम बॉडी स्ट्रक्चर था वो भी ट्रांसफ़र हुआ है, उसके साथ साथ अलॉन्ग विथ दीज फीचर्स एक न्यू वेरिएशन ये भी आ गया। जो इसकी आर्म है ये आपको ब्लू से यहाँ वाइट दिख रही है। तो ये क्या कहता है ये पॉइंट, कि जब एक पेरेंट सेल अपने डॉटर सेल बनाता है तो इसने अपने वेरिएशंस ट्रांसफ़र किए यहाँ पर बॉडी डिज़ाइन के साथ कुछ वेरिएशन ये। अब जब ये सेल रिप्रोड्यूस करेगी सेकेंड पीढ़ी की, तो ये भी क्या करेगी, अपनी बेसिक डिज़ाइन तो इसको देगी ही देगी बॉडी स्ट्रक्चर,
अपने जो फर्स्ट पेरेंट सेल से इसने कैरेक्टर्स फाइंड किए थे, ये ग्रीन कलर, इसको भी इसने ट्रांसफ़र किया और उसके साथ साथ कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ डेवलप हो गए। तो कुल मिलाकर के आपको वेरिएशन में ध्यान रखना है 2 बातें। एक तो बेसिक बॉडी डिज़ाइन जो डॉटर सेल की होगी वो सेम टू सेम होगी, और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो गए हैं उसमें सेम कैरेक्टर ट्रांसफ़र होने के साथ साथ कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएंगे। क्यों? क्योंकि जो डीएनए कॉपीइंग हो रही है, डीएनए कॉपी, इसकी रेप्लिका जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं बनती है, नॉट एग्जैक्टली द सेम। दैट्स वाई यहाँ पे आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज, अब वेरिएशन को डिस्कस करते हैं। ये वेरिएशंस आपको 2 टाइप से दिख सकते हैं। अगर पेरेंट सेल असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे तब भी आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे तब भी आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो असेक्सुअली जब कोई सेल रिप्रोड्यूस करेगी तो वेरिएशंस बहुत फ्यूअर होंगे। जैसे अभी पिछले स्लाइड में आपने देखा था, ये सेल असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही थी तो पूरा सब कुछ इसका सेम टू सेम था, बस एक सेल पे यहाँ पे चेंज आया हुआ था। ओके, नेक्स्ट, अकर्स ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग। मैंने बताया इसका रीज़न क्या है। असेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस कर रही है तो डीएनए की जो कॉपी थी या जो डीएनए का क्लोन बना, रेप्लिका बनी, वो एग्जैक्टली सेम नहीं बन पाई, जिसके कारण उसमें चेंजेस आ गए। बट अगर बॉडी पेरेंट सेल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तब वेरिएशंस लार्ज होंगी। क्यों? क्योंकि 2 पेरेंट सेल इसमें इन्वॉल्व होंगे। असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट से 2 नई सेल्स बन रही थी, तो यहाँ पर इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ भी आ रहे थे और यहाँ भी आ रहे थे। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 अलग अलग पेरेंट बॉडी हैं जो फ्यूज़ होकर के एक नए टाइप की जनरेशन को बनाते हैं। तो इनकी बेसिक बॉडी डिज़ाइन तो सेम होगी, लेकिन इनमें वेरिएशंस ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है पेरेंट के कुछ कैरेक्टर बच्चे में आए हों और कुछ कैरेक्टर मदर से आए हों, तो यहाँ पे वेरिएशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर एक ही पेरेंट है तो इसी के कैरेक्टर्स यहाँ पर दोनों सेल्स में आएंगे। ओके, नेक्स्ट, अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स और म्यूटेशन। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जीन्स। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर? एक्सचेंज ऑफ जीन्स। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इसको, एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट है, इसका रीज़न एक क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो सकता है जो क्रोमोसोम्स यहाँ से आए तो यहाँ 46 थे पेरेंट में, यहाँ भी 46 थे, बट ये जब ट्रांसफ़र होकर आते हैं फीमेल से इस पेरेंट बॉडी से तो 23 यहाँ से आते हैं और 23 यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्रोमोसोम्स अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन क्या है? एक अल्ट्रेशन इन जीन है। यहाँ लिख देती हूँ मैं म्यूटेशन की डेफिनेशन। म्यूटेशन, अल्ट्रेशन ऑफ जीन्स। अब हर एक जीन फ्रेगमेंट जो होता है अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो जीन ही अल्टर हो जाए किसी क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण, किसी सडन चेंज के कारण, अगर जीन का फ्रेगमेंट ही चेंज हो जाए तब भी वेरिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, नाउ आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10%। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट का सॉल्यूशन लिख देती हूँ। कहता है ट्रेट ए exist in 10% of a population of an asexually reproducing। देखिए ये जो ट्रेट हैं वो asexually reproduce हो रहे हैं। and the trait B exist in 60%। ट्रेट B कितना है? ट्रेट B exist in 60% of the same population। मतलब अगर सपोज करिए यहाँ पर एक ये पॉपुलेशन है, तो यहाँ की पॉपुलेशन का जो 10% है उसमें ट्रेट ए के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो 60% है उसमें ट्रेट बी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? डोमिनेट हैं, उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं।
क्वेश्चन इज विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव एन अराइजन अर्लियर, कौन सा ट्रेट है जिसके अराइज होने के चांसेस ज़्यादा हैं. सो द आंसर वुड बी ट्रेट बी इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर. कौन सा ट्रेट होगा? ट्रेट बी. बिकॉज इसका रीज़न क्या होगा? दिस ट्रेट हैज़ बीन रेप्लिकेटिंग एंड एग्जिस्टिंग इन अ हायर परसेंटेज. देखिए इसका परसेंटेज ज़्यादा दे रखा है, 60% है इस पॉपुलेशन में, तो इसकी जो रेप्लिकेशन होगी तो 60 स्पीसीज रेप्लिकेट करेंगे तो इनके ही तरह की नए ऑफस्प्रिंग बनते जाएंगे, तो इनका जो एग्जिस्टिंग होगा इस पॉपुलेशन में वो ज़्यादा होगा. तो आप रीज़न क्या लिख सकते हैं? ट्रेट बी is likely to have arisen earlier because this trait has been replicating and existing in a higher percentage of the population. As compared to trait A. ओके, इसको अगर आप छोटे एग्जाम्पल से भी समझिए तो ऐसे आप समझ सकते हैं. मैं यहाँ पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ. देखिए सपोज करिए दो स्पीसीज ए और बी हैं. बी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में दो अलग अलग तरह की स्पीसीज हैं जिसको आप ए और बी कह रहे हैं. मैं मान लेती हूँ कि इस जगह पर ए टाइप की एक ही स्पीसीज है और बी टाइप की दो स्पीसीज हैं. तो जब ये रेप्लिकेट करेंगे खुद की तो ये एक स्पीसीज अपने दो ऑफ स्प्रिंग बना सकती है, और जब ये रेप्लिकेट करेंगे तो दो बी स्पीसीज से 4 स्पीसीज बनेंगे. तो जिनका संख्या ज़्यादा होगा, जिनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, उनका रेप्लिकेशन भी ज़्यादा होगा. अगर ये एक पेरेंट सेल 2 सेल बना सकती है तो ये 2 हैं तो ये उसके जस्ट डबल सेल बनाएंगी. तो यहाँ पर तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा दे रखा है, ये केवल 10% है और ये 60% है, यानी मल्टीपल है इसका, 6 टाइम्स ये ज़्यादा है. तो जब ये रेप्लिकेट करेंगे तो जो भी इसका नंबर बनेगा इनके रेप्लिकेशन का बहुत कम होगा. इसलिए जो ट्रेट बी है उसके अराइज होने के जल्दी चांसेस हैं, वहाँ की पॉपुलेशन में ट्रेट बी का अराइजन जल्दी होगा. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन ए स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल. अब वेरिएशंस आने से किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल पर क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे वो प्रमोट करता है, उसकी लाइफ जो है स्पैम बढ़ सकता है, ये इसका क्या रीज़न है. तो आप लिख सकते हैं वेरिएशन इनेबल स्टेबिलिटी. क्या लिख सकते हैं? वेरिएशन इनेबल स्टेबिलिटी to the population of variation species by preventing them from getting wiped out during adverse condition. जब सपोज करिए एक पेरेंट सेल रेप्लिकेट करके अपने ही तरह की दो आइडेंटिकल सेल बनाती है, अगर इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता तो अगर इस इन्वायरमेंट में कोई सपोज करिए ये दो सेल बनी, ये एक सेल है जिसमें वेरिएशन है और ये एग्जैक्टली द सेम है, इसलिए इसमें मैं कोई और सा कलर यूज़ नहीं कर सकती हूँ. सो आप ये ध्यान दीजिए अगर इस पेरेंट सेल में यहाँ पे क्लाइमेट एडवर्स हुआ, कुछ चेंजेस आए, दिक्कत हो, सपोज करिए बहुत हाई टेम्परेचर हो गया, तो हो सकता है ये पेरेंट सेल उस टाइम पे सर्वाइव ना कर पाए, और सेम वही कैरेक्टरिस्टिक इसके ऑफस्प्रिंग में भी है, तो इसका भी सर्वाइवल क्या होगा,
खतरे में आ जाएगा। बट अगर इस पेरेंट की जो न्यू सेल बनी है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन है, तो हो सकता है वो नए जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसको यहाँ इस टेम्परेचर में अडॉप्ट करने के लायक बना दें और इसका सर्वाइवल बढ़ जाए। तो वेरिएशन से क्या होता है, पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, उसको अडॉप्ट करने की क्षमता बढ़ती है, जिसके कारण उनका सर्वाइवल प्रमोट होता है। सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर होंगे। नाउ नेक्स्ट आपकी एक एनसीईआरटी में एक्टिविटी गिवन है 9.1। ये कहता है ऑब्जर्व द ईयर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग फ्री और अटैच्ड ईयर लोब। आपने देखा होगा ये जो ईयर लोब है, इसको ये जो पिन्ना, इसको पिन्ना भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इसको ये ईयर लोब बोलते हैं। ईयर लोब जो ये कान आपका जो गाल से सटा नहीं होता है ना, ये है ईयर लोब, ये वाला पॉइंट। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को, ऑब्जर्व करिए अपने क्लासरूम में कि कुछ बच्चों के कान जो है यहाँ से सटे हुए नहीं हैं, यानी कि इनका ईयर लोब जो है वो फ्री है। और कुछ बच्चों के ईयर लोब ऐसे डायरेक्टली उनके स्किन से सटे हुए होंगे, जिसको आप बोलेंगे अटैच्ड ईयर लोब। कह रहा है कोरिलेट द ईयर लोब टाइप ऑफ ईच स्टूडेंट विद दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। अब आप कोरिलेट करिए कि ये ईयर लोब के जो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये सटा हुआ है और यहाँ पर ये डिटैच है, ये इनके पेरेंट्स से आए होंगे। तो कह रहा है इन्हीं एविडेंसेस के आधार पर सजेस्ट अ पॉसिबल रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ईयर लोब। इनके आधार पर आप प्रिडिक्ट करिए कि ये जो इनहेरिटेंस है ईयर लोब का, ये मेंडल के रूल से कैसे कोरिलेटेड है। सो आप आंसर क्या लिख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ईयर लोब का जो शेप होता है गाइस वो जेनेटिक फीचर है एंड फॉलोज सिंपल मेंडेलियन रूल। मेंडल के रूल को ये सिंपली फॉलो करते हैं। मेंडल का रूल क्या था कि जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स होंगे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखाई देंगे और जो रेसेसिव होंगे वो छिप जाएंगे, यानी कि दब जाएंगे। तो आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ईयर लोब शेप इज अ genetic feature and follows Mendelian रूल। मतलब ये सिंपली मेंडल के रूल को ओबे करते हैं। मेंडल ने कहा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखाई देंगे और जो रेसेसिव फीचर होगा वो हिडन हो जाएगा। तो यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होगा, फ्री ईयर लोब, या जिसे आप डिटैच्ड ईयर लोब भी कह सकते हैं, फ्री ईयर लोब। और जो रेसेसिव होगा, जो कम लोगों में दिखाई देता है, उसे आप कह सकते हैं अटैच्ड ईयर लोब। आपने देखा होगा ये कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मली जो ह्यूमन लाइफ में होता है, ये वाला जो परसेंटेज है ये 67% के आसपास आपने ज़्यादातर लोगों के कान देखे होंगे, ईयर लोब इनके फ्री होते हैं। और जो अटैच्ड ईयर लोब होता है लगभग ये 33% के आसपास लोगों में पाया जाता है। तो जो ज़्यादा फ्रिक्वेंट देखने को मिलता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो कम देखने को मिलता है वो रेसेसिव कैरेक्टर है। ये हिडन हो जाते हैं या कम लोगों में प्रभावी हो पाते हैं। अगर मेंडल के अकॉर्डिंग इसका चेकर बोर्ड बनाया जाए, क्रॉस कराया जाए, तो आप ये डी को जो कैपिटल डी है मान सकते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी कि इसको कहा गया है डिटैच्ड ईयर लोब। यहाँ पर लिखा हुआ है डिटैच्ड ईयर लोब। डिटैच मतलब जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको हमने कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया है। और जो स्मॉल डी है इसको हमने लिखा है अटैच्ड ईयर लोब, यानी कि ये पोर्शन। इसको मैं ए और बी लिख सकती हूँ आपके समझने के लिए, ए एंड बी। तो ये है आपका ए और ये है बी। जब इनका क्रॉस कराया जाएगा तो एक कैरेक्टर यहाँ से और दूसरा कैरेक्टर यहाँ से, यानी ये बन गया सिंपल एक कैपिटल डी और एक स्मॉल डी। अब जब इसका सेल्फ कराएंगे, सेल्फिंग यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, तो इसी के दो कैरेक्टर्स आप लेंगे। अब इसको आप मैच कर दीजिए, यहाँ से एक कैरेक्टर लेंगे आप ये डी और दूसरा कैरेक्टर यहाँ से, यानी ये बन गया क्या, कैपिटल डी और कैपिटल डी। नेक्स्ट कैरेक्टर, इसी को आप एक बार यहाँ से फिर डी लेंगे और एक बार यहाँ से इसका स्मॉल कैरेक्टर आया,
तो ये बन गया फिर से डिटैच्ड ईयर लोब। नेक्स्ट है, अब इस कैरेक्टर के साथ एक बार आपको इसका इंटू फर्स्ट वाले का इन दोनों के साथ करना है, फिर एक बार सेकंड वाले का इंटू आपको इन दोनों के साथ करना है। तो फर्स्ट में देखिए इसको मैंने कॉमन रखा है, यहाँ से डी लिया और यहाँ से भी डी लिया, फिर इसी को सेम लेना है और यहाँ से फिर ये स्मॉल डी लेना है। मतलब एक बार फर्स्ट वाले को इन दोनों से क्रॉस करना है और सेकेंड वाले को लेना है, फिर इन दोनों से क्रॉस करना है। अब यहाँ पर हमने सेकेंड कैरेक्टर लिया स्मॉल डी से यहाँ लेंगे फर्स्ट डी, ये बना स्मॉल डी और कैपिटल डी। नेक्स्ट है फिर से स्मॉल डी लेंगे सेकेंड कैरेक्टर और यहाँ से फिर से इसका स्मॉल डी सेकेंड कैरेक्टर। ठीक है, अब देखिए जो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है जिसको आप कैपिटल डी कह रहे हैं, अगर ये जिन जिन में पाया जा रहा होगा वो कैरेक्टर्स क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलेगा। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, इसमें भी अगर एक भी स्मॉल डी आया है इट मीन्स कि दैट कैरेक्टर इज डोमिनेंट। तो यहाँ पर देखिए ये डी डी दोनों ही हैं, यानी ये फुल्ली डोमिनेंट है। यहाँ पर एक डी आया है यानी कि ये भी कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। यहाँ भी एक कैपिटल डी देखने को मिल रहा है यानी ये भी डोमिनेंट है। इस वाले में दोनों ही स्मॉल डी है यानी ये रेसेसिव कैरेक्टर है। तो इसका रेशियो क्या फाइंड किया आपने, 3 डोमिनेंट कैरेक्टर आए और एक स्मॉल कैरेक्टर आया यानी कि रेसेसिव। यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन का जो ईयर लोब होंगे वो क्या होंगे, डिटैच्ड होंगे, फ्री ईयर लोब होंगे, और कम पॉपुलेशन में जो इनका ईयर लोब होगा वो अटैच्ड होगा। तो आप देख सकते हैं इसका रेशियो नॉर्मली माना जाता है ह्यूमन में 67% और 33%। तो ये लगभग इसका 2 गुने से ज़्यादा है। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, उसमें हम स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी। तो गाइस चैनल पे बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस फीडबैक देना ना भूलें।